हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है आपको हिस्ट्री पढ़ के? साथ में हैं या छूट चुके पीछे? चलिए खैर, आज शुरुआत करते हैं हिस्ट्री में एक नया चैप्टर, द मौर्यन एम्पायर। ठीक है। टाइम पीरियड 322 से 185 BC। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि मगध को 544 से और 28 BC के पीरियड के दौरान कुल मिलाकर 6 वंशों ने रूल किया था। ठीक है। उन्हीं में से एक वंश था मौर्य। ठीक है। कब आया? जो नंद वंश का अंतिम सम्राट था, धनानंद। ठीक है, उनको डिथ्रोन किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अच्छा, कहानी क्या थी कि जो धनानंद था वो बहुत ही ज़्यादा प्राउडी बंदा था। ठीक है। उसने उसी के यहाँ पर कोई मंत्री थे, विष्णुगुप्त जी, उनका अपमान किया था। ठीक है। तो जब विष्णुगुप्त जी ने उस समय ये प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक वो धनानंद को गद्दी पे से उतार नहीं देंगे तब तक वो अपने बालों को नहीं बांधेंगे। और उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा दी। ठीक है। उनकी परवरिश की और उन्हें इस काबिल बनाया कि वो अपनी एक सेना खड़ी कर सकें। और उसके बाद जो लड़ाई हुई, युद्ध जो हुआ धनानंद से, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य विजित हुए और मगध का जो रूल है उस पर एक नया वंश काबिज हो गया, मौर्य वंश। ठीक है। अच्छा, मौर्यन पीरियड के बारे में, अच्छा एक चीज़ और, एम्पायर क्या होता है? एम्पायर का मतलब होता है जब कोई एक बड़ी किंगडम छोटी छोटी कई सारी किंगडम्स को अपने अंदर मिला लेती है तो उसके जो उसका राज्य होता है उसको साम्राज्य बोल देते हैं, एम्पायर। है ना? तो मौर्यन एम्पायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि मौर्य जो पीरियड था इसके अंदर सारा, ऑलमोस्ट सारा भारत एक हो गया था, एक छत्र राज करते थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। उसके बाद अशोक ने तो बिल्कुल जो एक्सट्रीम साउथ वाला एरिया है, जो आप आज की डेट में कह सकते हैं केरल और तमिलनाडु वाला, उसको छोड़कर पूरे भारत पर राज किया था, और नॉर्थ ईस्ट वाली साइड छोड़कर। ठीक है। तो अब ये जो मौर्यन एम्पायर रहा है इसके बारे में हमें नॉलेज जो मिलती है उसके हमारे पास कौन कौन से सोर्सेज हैं? तो हमारे पास फ्रेंड्स लिटरेरी सोर्सेज भी हैं और आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज भी हैं। ठीक है। लिटरेरी सोर्सेज में क्या क्या हैं? एक तो जो कौटिल्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम में प्रधानमंत्री हुआ करते थे मगध के, तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, अर्थशास्त्र। ठीक है। अर्थशास्त्र में बेसिकली उन्होंने ये बताया कि एक राजा को कैसा होना चाहिए, या किसी भी राज्य की जो पॉलिटी है, राज व्यवस्था जो है वो किस तरह से गवर्न होनी चाहिए। ठीक है। तो उनकी ये बुक है अर्थशास्त्र। ये हमें बताती है मौर्यन पीरियड के बारे में। फिर मेगस्थनीस की बुक है एक, इंडिका। अच्छा, ये मेगस्थनीस कौन था? मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि जो सिकंदर था उसने पंजाब तक का एरिया जीत लिया था, है ना? लेकिन उसके बाद वो जो उसने क्षेत्र जीता था ना उसमें अपने गवर्नर नियुक्त करके गया था। ठीक है। तो वहाँ पर पंजाब में जिसको नियुक्त करके गया था वो था सेल्यूकस निकेटर। ठीक। सेल्यूकस निकेटर की भी 305 BC में चंद्रगुप्त मौर्य से युद्ध हुआ। उस युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य जीते। तो इन्होंने ये जो पंजाब वाला एरिया है, ठीक है, आप कह सकते हैं अप टू अफगानिस्तान, ये वाला एरिया वापस चंद्रगुप्त को मिल गया। और जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं इन्होंने सेल्यूकस निकेटर की बेटी से शादी भी की। ठीक है। उसके बाद सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में एक दूत भेजे थे, जिनको आज की डेट में आप एम्बेसडर वगैरह कहते हैं ना, इस टाइप से। तो वो थे मेगस्थनीज। ठीक है। जब मेगस्थनीज यहाँ पर रहे इंडिया में तो उन्होंने एक बुक लिखी, इंडिका। उसमें बहुत सारी बातें बोली हैं उन्होंने कि उस समय इंडिया में क्या क्या होता था, कैसा सिस्टम था, सोसाइटी कितने पार्ट्स में डिवाइड थी। ठीक है। कैसी व्यवस्था थी यहाँ पर, किस तरह की पनिशमेंट मिलती थी, लोग कैसे थे, बहुत कुछ उन्होंने इंडिका में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट एक और बुक है, मुद्रा राक्षसा। ये किसने लिखी है? ये विशाखा दत्त ने लिखी है। अच्छा, ये बुक इसी समय नहीं लिखी गई थी मौर्य टाइम में। ठीक है। ये बुक लिखी गई थी गुप्ता पीरियड के आसपास। ठीक। ये भी उस समय क्या सोसाइटी में चलता था, उस समय सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, बहुत कुछ बताती है उसके बारे में। ठीक है। पुरानास भी बताते हैं, जो आपके मौर्यन जो किंग्स हैं इनकी क्रोनोलॉजी बताते हैं कि कौन से किंग के बाद कौन सा किंग आया। ठीक है। नेक्स्ट जो बुद्धिस्ट लिटरेचर है, बुद्धिस्ट लिटरेचर में जातका टेल्स और दीपवमसा और महावमसा, ये मैंने बताया भी था आपको, दिस इज महावमसा। महावमसा ये श्रीलंका में लिखी गई थी बुद्धिज्म के ऊपर, है ना? ये दोनों भी बताती हैं
मौर्यन पीरियड के बारे में। और जातका टेल्स, जातका टेल्स क्या होती हैं? ये दरअसल बुद्धिस्ट ऐसे टेक्स्ट होते हैं जो स्टोरीज़ के माध्यम से, या आप ये कह सकते हैं जो बुद्धा की पिछले जन्म की स्टोरी बताते हैं। ये स्टोरीज़ के माध्यम से ना कुछ मैसेज देते हैं। मतलब स्टोरी होती है जिसमें कोई भी कैरेक्टर होते हैं और जहाँ भी प्रॉब्लम आती है तो बुद्धा कुछ भी रूप लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आते हैं इन जातक टेल्स में। ठीक है। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में क्या क्या है? आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज में एडिक्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। अब एडिक्ट्स क्या होते हैं? एडिक्ट्स का मतलब होता है कोई भी अनाउंसमेंट जो किसी रूलिंग अथॉरिटी ने की हो अबाउट लॉ। ठीक है। असल में जब अशोक मौर्य राजा हुए थे तो उन्होंने एडिक्ट्स बहुत सारे इशू किए हैं, तकरीबन 39 एडिक्ट्स और इंस्क्रिप्शंस निकले उनके। ठीक है। तो उसमें वो यही बताते हैं कि उन्होंने अपनी जो प्रजा है उसके लिए क्या मैसेज छोड़े हैं, है ना। वो सब कुछ अभी बताऊंगी। इंस्क्रिप्शंस मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं? किसी भी सॉलिड सरफेस पर कोई चीज़ एंग्रेव करके लिखना, है ना। यानी आप ये कह सकते हो जो एडिक्ट्स हैं वो इंस्क्रिप्शन हो सकते हैं। ठीक है। इनको जो मौर्यन एम्पायर के जो एडिक्ट्स हैं ये कौन सी लैंग्वेज में लिखे हैं? प्राकृत लैंग्वेज में। ठीक है। और कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे हैं? तो अलग अलग स्क्रिप्ट में लिखे हैं ये। मतलब जितना भी इनकी टेरिटरी रही है उसमें अलग अलग जगह पर मिले हैं। जैसे जो इधर बिल्कुल नॉर्दर्न इंडिया में मिले हैं वो ब्रह्मी स्क्रिप्ट वाले मिले हैं। जो वेस्ट की साइड जाओगे आप वहाँ पर खरोष्टी स्क्रिप्ट और अरेमिक स्क्रिप्ट में मिले हैं। ठीक है। अच्छा, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में इनके जो मैसेजेस लिखे हैं उनको पहली बार जो पढ़ा वो किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। ठीक है। और उसके अलावा मटेरियल रिमेन्स, जैसे आप पाटलिपुत्र में खुदाई के दौरान इनका महल, किस तरह के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते थे, एक इनके टाइम से ही नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो ये सब कुछ हमें मौर्यन पीरियड के बारे में बताता है। ठीक है। अच्छा, अब बात करें ओरिजिन की कि मौर्य जो वंश था इसका ओरिजिन क्या था। तो अलग अलग सोर्सेस अलग अलग ओरिजिन बताती हैं। जैसे हमारा जो पुराण्स हैं, पुराण्स कहते हैं कि ये शूद्रा कास्ट से बिलोंग करते थे। शूद्रा जो वर्ण था उससे बिलोंग करते थे मौर्यास। विशाखा दत्त ने जो मुद्रा राक्षसा लिखी है वो कहते हैं कि ये कुलहीन थे। ठीक है। मतलब किसी छोटे कुल से बिलोंग करते थे, है ना। जूनागढ़, ये गुजरात में जगह है, जूनागढ़ का रोक इंस्क्रिप्शन है वो कहीं ना कहीं हिंट देता है कि वैश्या कम्युनिटी से थे। ठीक है। असल में ये रॉक इंस्क्रिप्शन ये बताता है कि वहाँ पर कोई एक सुदर्शन लेक है जूनागढ़ में, उसकी खुदाई करवाई थी किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किस लिए करवाई थी? ताकि राज्य में सिंचाई हो सके। मतलब खुदाई करवा के लेक की, उसके बाद में उसमें से नहरें निकलवाई थी। ठीक है। तो वो जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है ये शो करता है कि ये कहीं ना कहीं वैश्य कम्युनिटी से थे। अच्छा, बुद्धिस्ट जो है, बुद्धिज्म में इनको कहा गया है कि ये किसी ना किसी क्षत्रिय क्लैन से थे। साक्या करके कोई क्लैन है क्षत्रिय, उससे बिलोंग करते हैं। ये कहते हैं कि ये ऐसी जगह से आए हैं जो जहाँ पर बहुत सारे मोर हैं, तभी इनको मौर्य कहा जाता है। ठीक है। तो कुल मिलाकर आप ये कह सकते हैं कि ये डेफिनेटली किसी ना किसी मौर्य ट्राइब से थे और जो कि किसी लो कास्ट से बिलोंग करती थी। और वो कास्ट कौन सी थी वो अभी तक नॉन नहीं है। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं रूलर्स की। तो मौर्य डायनेस्टी के पहले रूलर थे चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। इनका टाइम पीरियड 322 से 298 बीसी। इन्होंने धनानंद को डिथ्रोन किया और 305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर को हराया, मैंने बता दिया आपको। ठीक है। और सेल्यूकस निकेटर से जो उनकी लड़ाई हुई थी उसके बाद बाउंड्री क्या बन गई? हिंदू कुश पर्वत। ठीक है। वहाँ तक का सारा राज्य इनका था। मेगास्थनीज उसके बाद इनके दरबार में आए। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी और इंडिका में उन्होंने ये कहा है कि इंडिया में उस समय 7 क्लासेस थी, 7 क्लासेस। ठीक है, ऑफ पीपल। उन्होंने वो इस तरीके से कहा है, कुछ फिलोसफर्स हुआ करते थे, कुछ डॉक्टर्स हुआ करते थे, मतलब प्रोफेशन के अकॉर्डिंग 7 क्लासेस। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पर बताया कि ये उस समय सारे पूरे इंडिया पर, पूरे नॉर्दर्न इंडिया पर इनका राज्य था। ठीक है। फ्रॉम हिंदू कुश टू बंगाल, एक्सेप्ट फार साउथ और कलिंगा राज्य था जिस पर चंद्रगुप्त मौर्य राज्य नहीं करते थे। ठीक है। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे हुए बिंदुसार। टाइम पीरियड 298 से 273 बीसी। इनको अमित्र घात कहा गया है, मतलब ये दुश्मनों का नाश करने वाले थे। ठीक है। और इन्होंने आजीविका जो सैक्ट था, ये मैंने बताया था आपको, आजीविका सैक्ट ने नित्यवाद की थ्योरी दी थी, पिछले लेक्चर में जाकर देखिए। आजीविका सैक्ट को इन्होंने पैट्रोनाइज किया था बिंदुसार ने।
ठीक है। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य लास्ट में क्या बन गए थे? जैन। मैंने आपको जैनिज्म का जब लेक्चर कराया था तो उसमें बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य स्थूल भद्रबाहु के साथ साउथ में चले गए थे, जहाँ पर इन्होंने सल्लेखना ऑब्जर्व किया था, है ना। फिर बिंदुसार के बेटे हुए अशोक, अशोक मौर्य, ठीक है, जो इतिहास में अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हैं। इनका टाइम पीरियड रहा है 273 से 232 बीसी, है ना। अच्छा, 273 में एक्चुअली ये फॉर्मली राजा अनाउंस नहीं हुए थे, क्योंकि एक छोटी सी वॉर चल रही थी इनके अपने भाइयों में लड़ाई के लिए, सक्सेशन के लिए, ठीक है। तो 200 उसके बाद 269 में जब इन्होंने सारे भाइयों को अपने डिफीट कर दिया, तो एक ही इनके छोटे भाई बचे थे, तिस्सा करके थे वो, तब ये इन्होंने अपने आप को फॉर्मली क्राउन किया 269 बीसी में, ठीक है। और अशोक मौर्य के अंदर के टाइम में जो मौर्य डायनेस्टी थी वो मैक्सिमम टेरिटरी पर रूल करती थी, ठीक है। आप ये कह सकते हैं मोर देन ब्रिटिश एम्पायर टेरिटरी, ठीक। इन्होंने 269 में ये राजा बने। 261 बीसी में, यानी कि अपने 9th ईयर में कोरोनेशन के, कलिंगा वॉर लड़ा, ठीक है। दरअसल कलिंगा उड़ीसा वाली जगह हुआ करती थी, और उस समय कलिंगा वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द टेरिटरी ऑफ मौर्यन एम्पायर, ठीक है। और जो व्यापार होता था ना, उसके टेरिटरी लैंड वाले एरिया, लैंड वाले मार्ग पर, और साथ ही साथ जो उसका पानी वाला मार्ग था, ठीक है, यानी कि स्थल और जल दोनों मार्गों पर कलिंगा, आप ये कह सकते हैं, टैक्स लेता था जब भी कोई व्यापार की वस्तु वहाँ से निकलती थी। तो इस राज्य को जरूरी था अपने राज्य में मिलाना, ठीक है। तो अशोका ने कलिंगा वॉर लड़ा और कलिंगा को जीता भी, लेकिन जो कलिंगा वॉर है ना, उसमें इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हुई और उस तबाही को देखकर इनके मन में इतनी उथल पुथल हुई कि उसके बाद ये बिल्कुल बदल गए, और इन्होंने जो भी कुछ ये फॉलो किया करते थे, मतलब इन्होंने कसम खा ली कि मैं जीवन में कभी अब वॉर नहीं करूँगा, ठीक है। इन्होंने कहा कि मैं लोगों को, मतलब उनका दिल जीत कर अपना बनाऊंगा, ना कि उन्हें वॉर में जीत कर, है ना। इन्होंने फिर ये कहा, इन्होंने उसके बाद में ही एडिक्ट्स लिखवाने शुरू कर दिए। ये कुछ किसी एडिक्ट में ये लिखा हुआ है कि जो वॉर होता है वो हर तरह के मनुष्य के लिए, हर तरह की कम्युनिटी के लिए हार्मफुल होता है, और मैं ये सब कुछ इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि मेरे आने वाली पीढ़ियाँ युद्ध ना लड़ें। देख रहे हैं आप कितने ज़्यादा आहत हो गए थे। उसके बाद इन्होंने, इनके खुद के घर में मीट बनता था, इन्होंने मीट पर प्रतिबंध लगा दिया था। इन्होंने कहा था किसी भी एनिमल की बलि नहीं दी जाएगी, ठीक है। मतलब कंप्लीटली ये कन्वर्ट हो गए थे अशोका बुद्धिज़्म में, ठीक है। उसके बाद इन्होंने, मैंने बताया आपको, धम्मा चलाया था अपना, धम्मा मतलब धर्म, ठीक है। ये कोई स्पेशल कोई रिलीजन किसी गॉड से लिंक नहीं था, बट इसमें कोड ऑफ कंडक्ट था नॉर्मली लोगों को जो फॉलो करना चाहिए, जो अशोका मानते थे कि लोगों को ये पाथ फॉलो करना चाहिए, ठीक है, ताकि लोगों का जीवन सुचारू रूप से चल सके और सभी अपना जीवन शांतिप्रिय तरीके से जी सकें, ठीक है। अशोक के बेटे हुए, अशोक के बेटे उसके बाद रूलर हुए, और इस डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर था वो था बृहद्रथ, ठीक है। बृहद्रथ को असैसिनेट कर दिया, उन्हीं के मंत्री थे पुष्यमित्र शुंगा, ये इनके चीफ कमांडर हुआ करते थे। इन्होंने इनको असैसिनेट कर दिया 185 बीसी में, और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश हुई, शुंगा डायनेस्टी। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करा दिया है, ठीक है, आप इसके लिए लास्ट लेक्चर देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की, वहाँ पर मौर्यास टाइम में प्रशासन कैसा हुआ करता था, है ना। तो हमारे पास सोर्सेज, मैंने बताया आपको, इंडिका जो बुक है ये बताती है कि मौर्यन जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ पर गवर्नमेंट जो थी वो सेंट्रलाइज थी, मतलब राजा के हाथ में शक्ति केंद्रित थी, ठीक है। ये बताते हैं कि किंग जो था वो हेड था ब्यूरोक्रेसी का, है ना। किंग के पास बहुत सारे मिनिस्टर्स हुआ करते थे राय देने के लिए, बट किंग वॉज नॉट बाउंड। किंग की मर्जी होती थी कि उनकी सलाह को माने या ना माने, ठीक है। ऐसे ही एक कौटिल्य जो है, उन्होंने अपनी अर्थशास्त्र में ये बताया है कि किसी भी स्टेट के 7 एलिमेंट्स होते हैं, है ना। कौन कौन से? राजा, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। जो मित्र होते हैं उनको उन्होंने राज्य के कान कहा है, ठीक है। इंडिका में ही ये लिखा हुआ है कि जो मौर्यन टेरिटरी थी वो 5 प्रोविंसेस में डिवाइड थी, ठीक है। प्रोविंसेस आप आज के टाइम में कह सकते हैं जैसे प्रांत, मतलब जो राज्य होते हैं वो, ठीक है। हर एक प्रोविंस को हेड कौन करता था? एक प्रिंस होता था, ठीक है। इंडिका आपको ये भी बताती है कि उस समय कोई स्लेवरी नहीं थी सोसाइटी में। ये बताती है कि कोई यूजरी यानी कि ब्याज पर पैसे नहीं देते थे लोग। ये भी बताती है कि लोग बहुत ईमानदार थे, कोई अपने घरों में ताला नहीं लगाता था, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या थी? देखिए, सबसे ऊपर प्रोविंस हुआ करता था,
सबसे ऊपर तो राष्ट्र था, राष्ट्र पे रूल करता था कौन? किंग। ठीक है, फिर प्रोविंस होता था, प्रोविंस में मैंने बताया आपको प्रिंस, जिसको कुमार भी बोलते थे। डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट पे कौन हेड करता था? ये दो ऑफिसर हैं, प्रदेशिका और राजुका। प्रदेशिका एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हुआ करता था, आप आज की डेट में कह सकते हैं डीएम की तरह। ठीक है, और राजू का कौन होता था? ये रेवेन्यू का काम देखता था, लाइक पटवारीज। ठीक, उसके बाद संग्रहाना डिस्ट्रिक्ट मिलकर बनता था संग्रहाना से। संग्रहाना क्या होता था? अ ग्रुप ऑफ 10 और मोर विलेजेस। ठीक है, इनको हेड कौन करता था? गोपा। ठीक, ये आप कह सकते हैं ब्लॉक आज की डेट में। फिर ब्लॉक किससे मिलकर बनता था? ग्राम से, है ना। ग्राम को कौन हेड करता था? ग्रामिका। ठीक है, ये यही एडमिनिस्ट्रेशन आज की डेट में भी आप सेम देखते हैं, है ना। नेक्स्ट, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो नगर का जो प्रशासन हुआ करता था, उसके लिए क्या होता है, क्या होता था वहाँ पर? तो नगर का प्रशासन एक्चुअली 6 कमेटीज़ द्वारा देखा जाता था। ठीक है, और हर कमेटी में 5 मेंबर होते थे। ठीक है, जैसे कोई कमेटी इंडस्ट्रियल आर्ट को देखती थी, कोई कमेटी फॉरेनर्स जो भी आते हैं उनका लेखा जोखा रखती थी, एक कमेटी बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन देखती थी। ये बर्थ और डेथ का रजिस्ट्रेशन तभी से चल रहा है, आज भी होता है ना। ट्रेड और कॉमर्स को देखती थी चौथी कमेटी। एक और कमेटी सेल्स ऑफ गुड्स का हिसाब रखती थी कि कितनी चीज़ों की बिक्री हो रही है, क्या उन पर टैक्स लगना है। और एक और समिति थी जो टैक्स कलेक्ट करती थी। ठीक है, अब देखिए राजा की मंत्री परिषद में कौन कौन हुआ करता था? प्रिंस, पुरोहित, सेनापति तो थे ही थे, उसके अलावा और भी मिनिस्टर्स हुआ करते थे। अब कुछ ऑफिशियल्स जो इन्होंने भर्ती किए, जो पोस्ट इन्होंने क्रिएट की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है कई बार। जैसे जो चीफ ट्रेजरी ऑफिसर होता था उसे बोलते थे सन्निधाता। ठीक है, समहारता टैक्स कलेक्टर को बोलते थे। धर्माष्टा, धर्मास्था बोल सकते हैं, धर्माष्ठा बोल सकते हैं, ये चीफ जस्टिस होता था सिविल कोर्ट का। ठीक है, जिनको आप दीवानी न्यायालय बोलते हैं। प्रदेष्टा होता था चीफ जस्टिस क्रिमिनल कोर्ट का, जिनको आप फौजदारी न्यायालय बोलते हैं। ठीक है, धर्म महामात्रा, ये अशोक ने नई पोस्ट क्रिएट की थी, धर्म महामात्रा। इनके थ्रू क्या करता था? जो उसने धम्मा बनाया था उसके प्रोपिगेशन के लिए थे ये लोग, कि इनके अशोक के धम्मा का मैक्सिमम प्रचार हो। ठीक है, सीता अध्यक्षा कौन होता था? जो सुपरवाइज करता था एग्रीकल्चर को। ठीक है, पन्या अध्यक्षा कौन होता था? जो सुपरवाइज करता था कॉमर्स को। नेक्स्ट इज समस्ता अध्यक्ष कौन होता था? जो मार्केट का सुपरविजन करता था। पौता अध्यक्ष कौन होता था? जो वेट्स और मीजर यानी कि नाप तोल का ध्यान रखता था। नेवा अध्यक्ष कौन होता था? आज कनेक्ट भी कर सकते हैं, नेवा मतलब नेवी से कुछ रिलेटेड होगा, तो जो शिप्स का लेख देख रखता था, शिप्स को सुपरवाइज करता था। शुल्क अध्यक्ष जो टोल्स कलेक्ट करता था। और अकारा अध्यक्ष जो माइंस का सुपरवाइज करता था। ठीक है, इकोनॉमी कैसी थी उस समय? तो जो टैक्स होता था वो 1/4 से 1/6 होता था उपज का। ठीक है, अच्छा, जो राज्य होता था वो ही इरिगेशन की व्यवस्था करता था, सिंचाई की। उसके बदले में राज्य टैक्स लेता था, जिसको सेतुबंध टैक्स कहते थे। ठीक है, सोहागरा इंस्क्रिप्शन है ये, कि ये सोहागोरा ये आपका गोरखपुर के आसपास है। ठीक है, और एक ये महास्थाना इंस्क्रिप्शन है, ये आपका बांग्लादेश में है। ये इंस्क्रिप्शंस पे ये लिखा हुआ है कि उस समय अगर फेमाइन आती थी तो कौन कौन से रिलीफ मेजर लिए जाते थे। ठीक है, पोर्ट्स कौन कौन से थे उस समय? भरोच और सुपारा, ये आपके वेस्टर्न कोस्ट पे थे इंडिया की, और ताम्रालिपति ये आपका ईस्टर्न कोस्ट पे था। ये आप देख सकते हैं, सुपारा, ब्रोच, ठीक है, भरोच भी बोलते हैं इसको। और एक और पोर्ट है ताम्रालिपति, ये आपको किसी और मैप में दिखाया होगा, देखिए ये यहाँ पर ताम्रालिपति। ठीक है ना। अच्छा, अगर मौर्यन पीरियड की बात करें, मौर्यन एम्पायर की बात करें, तो ये आप देख सकते हैं अशोक के टाइम में कितनी टेरिटरी पर कब्जा था। ठीक है, ये जस्ट नीचे चोल, पांड्या और चेराज का राज्य छोड़कर, और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट छोड़कर, ऊपर कश्मीर थोड़ा छोड़कर, जम्मू कश्मीर, ये देखिए बाकी सारी टेरिटरी पर एक छत्र राज हुआ करता था सम्राट अशोक का, है ना। उस समय जो कॉइन्स होते थे वो सिल्वर के होते थे, उनको पंचमार्क कॉइन्स बोलते थे। ठीक है, मौर्यन आर्ट की बात करें तो मौर्यन आर्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। कोर्ट आर्ट, ये वो आर्ट थी जिसको जो राजा वगैरह बनवाया करते थे। ठीक है, बिल्डिंग्स जो भी कुछ बनवाया करते थे। फोक आर्ट में जो उस समय कॉमन पीपल बनाया करते थे। ठीक है, अच्छा, जो मौर्यन समय के जो पिलर्स हैं ना, दे आर मास्टर पीस ऑफ मौर्यन स्कल्पचर, है ना। ये पिलर्स ऐसे हैं कि पॉलिश्ड, इनकी जो पॉलिश है बहुत ज़बरदस्त है वो।
ठीक है, और दे आर मेड ऑफ सिंगल स्टैंडस्टोन, ठीक है। तो बनाने का तरीका क्या है इनका, जो पिलर्स हैं कि नीचे एक पिलर खड़ा हुआ है, उसके ऊपर कैपिटल होती थी, ठीक है, कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना हुआ था, तो फिर और उसके ऊपर कुछ एनिमल होते थे, ठीक। जैसे जो सारनाथ जो पिलर है उसी की जो कैपिटल है, ठीक है, उसको हमने जो जिसमें 4 शेर पीठ सटाए हुए खड़े हैं, उसको हमने अपना नेशनल एम्बलम स्वीकार किया है 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। ये 4 लॉयन वाली जो कैपिटल है, ये 2 जगह पिलर्स पे थी, एक तो सारनाथ और एक सांची, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो अशोक मौर्य ने रॉक एडिक्ट्स जो अनाउंस किए थे उनके बारे में। तो 14 मेजर रॉक एडिक्ट्स पाए गए हैं, ठीक है, उनकी सारी टेरिटरी के अंदर। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से रॉक एडिक्ट में अशोका ने क्या कहा है, ठीक है। जैसे पहला रॉक एडिक्ट है, उन्होंने उसमें एनिमल सेक्रीफाइस और फेस्टिव गैदरिंग पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसे ही दूसरे पर जो सोशल वेलफेयर के मीजर्स लिए गए हैं उन पर उन्होंने डिस्क्राइब किया है। तीसरे रॉक एडिक्ट पर उन्होंने रेस्पेक्ट टू ब्राह्मण्स की बात की है। चौथे पर उन्होंने ये कहा है कि जो रिलेटिव्स, एल्डर्स या एनिमल्स होते हैं, इनके प्रति हमारे मन में दया होनी चाहिए, इनकी रेस्पेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा जो रॉक एडिक्ट है उस पर इन्होंने धम्म महामात्रा और उनकी ड्यूटीज़ के बारे में बताया है। छठे रॉक एडिक्ट पर इन्होंने ऑर्डर दिया है धम्म महामात्रास को कि उन्हें क्या करना है, ठीक है, जिसमें उन्होंने एक उनका मैसेज है कि मैं कहीं भी हूँ, चाहे मैं किसी कमरे में हूँ, चाहे मैं कहीं किसी बाग में हूँ, चाहे सभा में हूँ, मेरे जो धम्म महामात्रास हैं उनकी ड्यूटी ये है कि वो मुझे हमेशा राज्य में जो इश्यूज़ चल रहे हैं उनसे मतलब मुखातिब रखें, मुझे पता रहे कि मेरे राज्य में चल क्या रहा है, ठीक है। टॉलरेंस अमंग, ये 7वें में इन्होंने नीड की बात करी है। तो किस चीज़ की नीड, की टॉलरेंस होनी चाहिए सभी रिलीजियस सेक्ट्स के बीच में, ठीक है। 8वां जो रॉक एडिक्ट है, इन्होंने इसमें धर्म यात्राज की बात की है। 9वें रॉक एडिक्ट में इन्होंने मीनिंगलेस जो रिचुअल्स हैं उन पर अटैक किया है। 10वें में इन्होंने बताया है कि जो कॉन्क्वेस्ट है किसी का भी वो थ्रू धर्म होना चाहिए, ठीक है। 11वें रॉक एडिक्ट में इन्होंने अपनी धम्मा पॉलिसी को एक्सप्लेन किया है कि है क्या धम्मा, है ना। 12वें रॉक एडिक्ट में इन्होंने अपील की है रिलीजियस टॉलरेंस के लिए। देखिए 7वें में नीड की बात कही थी, 12वें में इन्होंने अपील की है लोगों से। 13वें रॉक एडिक्ट में इन्होंने कलिंगा वार को डिस्क्राइब किया है, और उस समय इन्होंने 5 हेलेनिक किंग्स जो ग्रीक किंग हुआ करते थे उनको अपने एम्बेसडर्स भेजे थे, उनके बारे में डिस्क्राइब किया है। और 14th रॉक इंस्क्रिप्शन में इन्होंने अपने इंस्पिरेशन दी है टू स्पेंड रिलीजियस लाइफ, ताकि लोग धार्मिक जीवन व्यतीत करें, ठीक है। उसके बाद इनके कुछ माइनर रॉक एडिक्ट्स भी हैं, जैसे एक ये भबरू बैरात करके राजस्थान में है, ठीक है। इसमें इन्होंने अपने आप को राजा कहा है, ठीक है, मैंने लिखा है मगध रूलर अशोक, यानी कि अपने आप को ही राजा कहा है इन्होंने, ठीक है। एक ये मस्की का है रॉक एडिक्ट माइनर आंध्र प्रदेश में, इसमें इनका नाम मेंशन्ड है अशोका, ठीक है। एक ये गुर्जरा माइनर रॉक एडिक्ट है मध्य प्रदेश में, इसमें इन्हें कहा गया है देवनम प्रियदसी अशोक राजा, ठीक है। एक निटुर में है, इसमें इनको राजा अशोका बोला गया है, ठीक है। इसके अलावा 2 कलिंगा में भी हैं रॉक एडिक्ट्स इनके। कलिंगा में जो इनका पहला है वो धौली नाम की जगह पे है, उसमें इन्होंने बोला हुआ है ऑल मैन आर माई चिल्ड्रन, कि सभी लोग मेरे बच्चे हैं, ठीक है। ये दरअसल ये इन्होंने लिखा हुआ है कि एक राजा को अपनी प्रजा का ध्यान अपने बच्चों की तरह रखना चाहिए, ठीक। उसके अलावा एक रुम्मीन देही का, मैंने आपको लास्ट जब हम बुद्धिज़्म कर रहे थे तब भी बताया था, रुम्मीन देही का इंस्क्रिप्शन है नेपाल में। उसमें उससे हमें ये प्रूफ मिलता है कि जो बुद्धा थे उनका बर्थ लुम्बिनी में हुआ था, है ना। अब एक ये फैक्ट है इनके बारे में कि जब अशोका ने जब बुद्धिज़्म को अपना लिया था तो उसके बाद ये उन प्लेसेस पर गए थे जो बुद्धिस्ट कल्चर से या बुद्धिज़्म से बिलोंग करते थे। तो सबसे पहले ये गए थे गया में, ठीक है, फिर कुशीनगर में गए थे, उसके बाद लुम्बिनी में, उसके बाद कपिलवस्तु में, फिर सारनाथ में, और फिर श्रावस्ती में, ठीक है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका मौर्यन एम्पायर के बारे में सब कुछ बता चुकी हूँ मैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर करते हैं पोस्ट मौर्यन एम्पायर क्या रहा इंडिया में, ओके। तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए, हैव ए गुड डे, थैंक यू।